सिलेबस पता है, सब्जेक्ट्स पता है क्या, या स्टडी प्लान बना लिया है? नहीं पता है तो वीडियो देख लो, बिकॉज दिस कैन सेव यू एन एंटायर सेमेस्टर। मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों को अवेलेबल होते हैं और उन्हीं में से, उसी लिस्ट में से आप चूज करते हैं कि कौन सा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, सेकेंड में पढ़ना है, थर्ड ईयर में पढ़ना है, एक्सेट्रा। इग्नू का हिस्ट्री सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी मदद करे। तो अब अगर मैं किसी चीज को ईजी बोल रही हूँ तो मतलब वो यूनिट तो डेफिनेटली कर ही लो। ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया को रूल कर रहे थे, और यहाँ पर जो है हमने डिफरेंट मूवमेंट चलाए, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, सॉल्ट सत्याग्रह। एडमिशन ले लिया, बुक्स आ गई या कुछ दिन में आ जाएंगी, आईडी कार्ड वो भी आ गया है, लेकिन सिलेबस पता है, सब्जेक्ट्स पता है क्या, या स्टडी प्लान बना लिया है? नहीं पता है तो वीडियो देख लो, बिकॉज दिस कैन सेव यू एन एंटायर सेमेस्टर। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स रैंडमली चीजें पढ़ लेते हैं एंड दिस कॉस्ट देम देन एंटायर सेमेस्टर। तो अगर तुम अपना सेमेस्टर बचाना चाहते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ना चाहते हो और सही चीज पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू का बीए प्रोग्राम का हिस्ट्री सिलेबस। सो बीए प्रोग्राम में बच्चों आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। तो 2 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होता है और दूसरा आपका एईसी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हिस्ट्री में हम आपका जो है कोर कोर्स का जो है सिलेबस यहां पर डिस्कस करेंगे, ओके। मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों को अवेलेबल होते हैं और उन्हीं में से, उसी लिस्ट में से आप चूज करते हैं कि कौन सा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना है, थर्ड ईयर में पढ़ना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां पर मैं सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, अब ये सब्जेक्ट्स बता रही हूँ और उनका सिलेबस बता रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपना सिलेबस यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहले जो आपके पास सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम circa 300 to 1206। दिस इज बेसिकली बच्चों यहाँ पर आपको गुप्तास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको हर्षवर्धना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा। सो इसमें यूनिट नंबर 1 में आपको किसके बारे में पढ़ना है? यूनिट नंबर 1 में आप पढ़ेंगे गुप्तास के बारे में, ओके। मेनली यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी बच्चों, में सिलेबस बताने के पहले कि हिस्ट्री में आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है, ओके। तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों? टाइमलाइन, ओके। तो आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर जैसे डायनेस्टी है, फॉर एग्जांपल गुप्ताज है, हर्षवर्धना है, एक्सेट्रा, तो इनका फाउंडर कौन था, कैसे ये डायनेस्टी जो है पावर में आई, देन कहां पर रूल कर रहे थे, ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें बच्चों, ओके, चाहे एंशिएंट हो चाहे मिडीवल हो, इन एस्पेक्ट्स पे डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी, फिर इनकी पॉलिटी कैसी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है, ओके। यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, ट्रेड प्रैक्टिस होता है, किसके साथ इंपोर्ट करते हैं, किसके साथ एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी सोसाइटी कैसी है, क्या यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, विमेन की कंडीशन कैसी है, एक्सेट्रा। देन इनका कल्चर कैसा है, ओके, म्यूजिक के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, डांस के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, लिटरेचर के ऊपर क्या चीजें कर रहे हैं, एक्सेट्रा। एंड अल्टीमेटली आपको इनके डिक्लाइन के रीजंस पता होने चाहिए, रीजंस फॉर डिक्लाइन। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, इन एस्पेक्ट्स पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इग्नू का हिस्ट्री सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी मदद करे। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहीं से शुरू कर सकते हो और इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल भी बच्चों क्या कहते हैं, आप ढील नहीं बरत सकते हैं, बिल्कुल भी आप चीजों को लाइटली नहीं ले सकते हैं और इसको जो है बहुत अच्छे से आप कवर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट यहां पर हमारे पास आ रहा है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम circa 300 to 1206। चलिए, तो इसका सिलेबस हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट दी गुप्ता डायनेस्टी, ओके, जिसे काफी बार गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडिया के लिए, ठीक है, इसे इंडिया की गोल्डन एज भी बताया जाता है। फिर गुप्ताज की ही, जैसे मैंने आपको कुछ डायमेंशंस बताए, वो डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है। देन आपको हर्षवर्धना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर कुछ किंगडम्स हैं जैसे कि डेक्कन में, साउथ में, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा अपनी यूनिट नंबर 4 में। देन आपको पल्लवास, पांड्यास एंड कलचुरीज के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर कदम्स, चालुक्यास, चोलास, बादामी, होयसालास, इनके बारे में भी
आपको अपने इस चैप्टर में पढ़ना होगा। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 टू 1206, मतलब क्या है कि 300 से लेके 1206 शताब्दी के बीच में इंडिया में क्या चीजें हो रही थी, कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी, कैसे वर्क कर रहे थे, कौन कौन से इन्वेजन हो रहे थे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है। फिर आगे की यूनिट्स में पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या होता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में पॉलिटी, रिलीजन और कल्चर कैसा होता है, राजपूत के इमर्जेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट के इमर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो द अरब इन्वेजन। ओके, तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं विद द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इज इट क्लियर? ओके, सो इसमें बच्चों आपकी टोटल 16 यूनिट्स है ना, जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, मेरे ख्याल से तो क्योंकि ये आपको आगे भी लाइफ में हेल्प करने वाले हैं, तो सारी यूनिट्स आप पढ़िए। ओके, फिर आपका यूनिट नंबर 12 आता है, जो कि मोहम्मद गजनी और महमूद गजनी और मोहम्मद घोरी के इन्वेजन के बारे में। देन इस टाइम पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये वाले जो चैप्टर्स हैं। ओके, यूनिट नंबर 13 से 16 ये थोड़ी रिपीटेटिव ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसका थोड़ा बहुत चीजें पिछले टॉपिक्स में पढ़ ली होंगी, है ना। तो 300 से लेके यहाँ पे ओवरऑल है कि 300 से लेके 1206 के बीच में सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, बट इनकी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता चल गई होंगी हर्षा के टॉपिक में, गुप्ता में, पोस्ट गुप्ता में। तो वही यहाँ पर ये थोड़े से रिपीटेटिव यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, सो ये वाली यूनिट्स जो 13 से 16 है बच्चों, ये आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं कि थोड़ा एफर्ट आपको कौन कौन सी यूनिट्स में लगाना पड़ेगा। सो गुप्ताज ये सब बहुत इजी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा डेक्कन एंड दी साउथ, ओके, जिसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें स्टार लगा देती हूँ, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। ओके, देन यूनिट 5 में एफर्ट लगाना पड़ेगा, यूनिट 6 में एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका ये पोस्ट गुप्ता आपको समझ आ जाएगा, राजपूत ये सब ठीक है। यूनिट 11 और यूनिट नंबर 12 में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, ठीक है। जो लोग इस सब्जेक्ट को चूज करेंगे उनको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी और उनका सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री है इंडिया की 1206 से लेके 1707 तक। ओके, सो दिस इज मेनली आपकी मिडीवल इंडिया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रेंड्स इन हिस्ट्री राइटिंग। ओके, हिस्ट्री किन किन तरीके से लिखी जाती है ये पढ़ना है, आपकी आसान सी यूनिट है ये। ओके, इजीली ये आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी चीज को इजी बोल रही हूँ तो मतलब वो यूनिट तो डेफिनेटली कर ही लो, है ना, पढ़ लोगे, क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर बढ़िया आ जाएंगे तुम्हारे। देन फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इजी टॉपिक है, ठीक है। यूनिट 3 है आपकी प्रोविंशियल किंगडम्स। ओके, तो 1206 से लेके 1707 तक, ठीक है। सबसे पहले 1200 के टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है पावरफुल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रीजनल किंगडम्स होते हैं, कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स होते हैं, जैसे कि गुजरात एक्सेट्रा, तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, विजयनगरा, विजयनगरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। मुगल पॉलिटी, अकबर टू औरंगजेब, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों। पढ़ना तो सभी कुछ है ना, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ या एफर्ट डालने के लिए बता रही हूँ, उसको थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल भी उसको छोड़ के मत जाओ कि यार ये तो पढ़ के ही जाना है और यहां से मेरे नंबर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। यूनिट 5 है आपके अर्ली मुगल्स एंड अफगान्स, ठीक है। यूनिट नंबर 7 है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ओके, मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल्स दोनों के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, कौन कौन से ऑफिशियल्स थे, सेंट्रल लेवल पे चीजें कैसे हो रही थी, ओके, लोकल लेवल पे कैसे हो रही थी, प्रोविंशियल लेवल पे कैसे हो रही थी। सो ओवरऑल जो आपका 1206 से लेके 1707 तक का है, इसमें कितनी है, 7 यूनिट है। ओके, देन तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है कोर कोर्स में, जो बच्चे इसको चूज करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम circa 1707 टू 1950। ओके, उनको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली योर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा वेटेज है। ओके, बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिकली दिस इज द 18th सेंचुरी, है ना। तो सबसे पहले तो आपको 18th सेंचुरी के बारे में समझना होगा कि 18th सेंचुरी में इंडिया की क्या कंडीशन थी, क्या यहाँ पर हो रहा था। देन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के इमरजेंस के बारे में पढ़ोगे। ओके, देन कॉलोनियल पावर। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, बेसिकली इट वाज द ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया को रूल कर रहे थे, और यहाँ पर जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट चलाए, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, सॉल्ट सत्याग्रह।
तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश के टाइम पर इंडिया में क्या हो रहा था और कैसे इंडियंस ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो है जारी रखा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर अप टू 1857, यहीं पर आप जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 भी पढ़ेंगे, जिसे इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, यूनिट नंबर 6 कॉलोनियल इकोनॉमी कैसी है, यूनिट 7 कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रेड और इंडस्ट्री कैसा हो रहा था, और यूनिट नंबर 8 की कॉलोनियल रूल के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या थे, कैसे होंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट, पॉजिटिव होंगे, बहुत ही कम, नेगेटिव होंगे ज्यादा, है ना। ये तो हम सभी लोगों को पता है। उस टाइम की लाइक ब्रिटिश टाइम की आपने आज भी जो मूवीज बनती है ना उस टाइम को लेकर आपने उसमें जनरली देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो इंडियंस है उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है, यही सारी चीजें हो रही होती है यहाँ पे। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो कि मेनली आपका जैसे कि यहाँ पर आप कुछ नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय। ओके, और कौन कौन से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे कमेंट में बताओ। यहां पर ये सारे आप पढ़ोगे कि लाइक सती के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज के लिए, है ना, विडो रीमैरिज के फेवर में, इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट, फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट, वुमेन की एजुकेशन के लिए क्या क्या रिफॉर्म मूवमेंट्स लिए गए। देन इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यूनिट नंबर 11 में नेशनलिज्म मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी, जहां पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है क्या कहते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए उन्होंने वर्कर्स की मदद की, इंडिगो रिवोल्ट में उन्होंने मदद की, एंड डेफिनेटली द नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया। देन यूनिट नंबर 12 है आपकी कम्युनलिज्म, जहां पर आप समझेंगे कि कम्युनलिज्म का क्या मीनिंग होता है, कैसे कम्युनलिज्म ग्रो किया और ब्रिटिशर्स की क्या रोल था कम्युनलिज्म को फ्यूल करने में। ठीक है, एंड अल्टीमेटली यूनिट नंबर 13 में बच्चों हम लोग आजाद हो जाते हैं, है ना, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक है, ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस था बच्चों कोर कोर्स का, है ना। अगर आप इग्नू बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कौन सा चूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपसे जो है जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है ना, जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है उसका सिलेबस डिस्कस करूंगी, और साथ में जो सवाल मैंने पूछे हैं उनका कमेंट में आंसर देना मत भूलना। दूसरी बात, मुझे और बताइए, ठीक है, कमेंट्स में आप अपने और क्वेरीज लिखिए, डाउट्स लिखिए कि और किस चीजों पर, किन चीजों पर हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।